नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से विद्या ज़ोन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं रीट प्री 2025 के लिए लेवल 2 के लिए 30 डेज़ लक्ष्य भेदी एमसीक्यू बैच की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारे अभी विज्ञान लेवल 2 का टॉपिक है वो श्वसन और उत्सर्जन है आज का टॉपिक। इसमें राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी की किताबों से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा यहाँ पर करते हैं। और आप सब जानते हो कि सिलेक्शन उसी का होता है या पात्रता है, उसमें अच्छे अंक उसी के बनते हैं। मेंस में है तो सिलेक्शन उसी का होता है जो आरबीएससी और एनसीईआरटी को अपना बेस बनाता है और उस बेस को मजबूत करता है। तो हमारी क्लासेज में खासियत ये है कि एक भी प्रश्न बनने के संभावना है, 1% भी संभावना है तो उस प्रश्न को इस क्लास में शामिल किया गया है। हर टॉपिक की लगभग 2 क्लासें यानी कि 60 प्रश्न यहाँ पर हर टॉपिक से। तो वैसे देखें तो बहुत बड़ा कवर हो जाएगा और हज़ारों की संख्या में प्रश्न आपके यहाँ पर कवर होंगे। तो आपको क्या करना है कि इस क्लास को पूरी शिद्दत के साथ कंप्लीटली देखना है और अपनी तैयारी को परखना है। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से रक्त का कार्य नहीं, कौन सा कार्य रक्त का नहीं है ये आपको बताना है। पचित भोजन को क्षुद्रांत्र से शरीर के अन्य भागों तक ले जाना, तो रक्त का काम है। वो जो भोजन का पाचन हो जाता है उसके बाद जो रक्त कोशिकाओं के द्वारा, रक्त वाहिनियों के द्वारा, रक्त वाहिकाओं के द्वारा जो अवशोषण होता है उसके बाद में जो पचित भोजन है उसका परिवहन रक्त के द्वारा ही किया जाता है। आपको पता होगा कि हमारे शरीर में एक ही ऐसा पदार्थ है, हालांकि एक पदार्थ और होता है जिसका नाम है लसिका, वो भी परिवहन का काम करती है, लेकिन रक्त सबसे ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण है और रक्त के द्वारा ये कार्य किया जाता है। निम्न फिर है आगे दूसरा ऑप्शन कि शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी रक्त के द्वारा होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, पहले कथन भी सही है, दूसरा कथन भी सही है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को पूरे शरीर की सभी कोशिकाओं तक ले जाना, फेफड़ों से ऑक्सीजन को पूरे शरीर की सभी कोशिकाओं तक ले जाना, तो फेफड़ों के द्वारा जो कुपिकाएं होती है वहां पर ऑक्सीजन आती है। हम जब अंत्य शोषण करते हैं, अंत्य शोषण के द्वारा जो ऑक्सीजन हमने ग्रहण की वो फेफड़ों से लेकर के पूरे शरीर की कोशिकाओं तक कौन पहुंचाता है? रक्त ही पहुंचाता है। तो तीनों ही बातें बिल्कुल सही लिखी है। तो यहाँ पर लिखा है रक्त का कार्य नहीं है, तो ऐसा कोई काम है नहीं जो रक्त का नहीं हो। तो आपका उत्तर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। जरूरी नहीं कि आपका तीनों में से कोई ऑप्शन हो, इनमें से कोई नहीं भी वो आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न आपके सामने है। शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमन किस तंत्र द्वारा होता है? इसकी बात कर रहे हैं, अपशिष्ट पदार्थों की बात कर रहे हैं। तो हमारे शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उसके लिए हमारा कौन सा तंत्र काम करता है? उत्सर्जन तंत्र काम करता है। उत्सर्जन तंत्र के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए अनावश्यक पदार्थ होते हैं, कौन से पदार्थ? अनावश्यक पदार्थ। इन अनावश्यक पदार्थों को उत्सर्जन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अनावश्यक पदार्थों को क्या कर दिया जाता है? उत्सर्जन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसका नियमन किस तंत्र के द्वारा होता है? उत्सर्जन तंत्र के द्वारा। जनन तंत्र के द्वारा ये जीव है अपने ही समान संतान बनाने की या संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता है वो जनन तंत्र के पास होती है। इससे कोई भी सजीव है अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। पाचन तंत्र है, जो हमने भोजन ग्रहण किया है तो उस खाद्य पदार्थों का पाचन करना, खाद्य पदार्थों का पाचन करने का काम किसका है? पाचन तंत्र का है। तंत्रिका तंत्र, नियंत्रण एवं समन्वय। हमारे शरीर पर जो नियंत्रण है और जो हमारे शरीर का समन्वय है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से उत्सर्जन तंत्र से संबंधित अंग नहीं है, कौन सा अंग है जिसका संबंध उत्सर्जन तंत्र से नहीं है? आपको बताना है। यकृत, अग्नाशय, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, नेफ्रॉन, मूत्ररंध्र, वृक्क, मूत्र मार्ग। तो यहाँ पर बात करें तो आपने देखा होगा कि हमारे 2 किडनियां पाई जाती हैं, ऐसे सेम के बीज के आकार की 2 किडनियां होती हैं। और 2 किडनियों के बाद बात करें तो इस प्रकार के मूत्र नलिकाएं होती हैं। फिर यहाँ पर मूत्राशय होता है, फिर मूत्र मार्ग होता है और इनके बीच में इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। तो ये चीज़ें आपने देखी होगी। और इसके अंदर बात करें तो मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, ये किडनियां, नेफ्रॉन, मूत्ररंध्र, वृक्क, सारी चीज़ें पाई जाती हैं। उसके अंदर यकृत और अग्नाशय नहीं होता है।
यकृत का काम क्या है? तो यकृत के अंदर पित्त का निर्माण होता है। इसका पित्त रस का निर्माण होता है, और पित्त रस का निर्माण तो यकृत में हो गया, लेकिन इसका भंडारण कहाँ होता है? इसका भंडारण होता है पित्ताशय में। कहाँ होता है? पित्ताशय में इसका भंडारण होता है। पित्त रस का काम क्या है? तो ये आपके वसा का पाचन करता है। किसका? वसा का पाचन करता है। हमारे शरीर के अंदर वसा का पाचन कौन करता है? यकृत के द्वारा स्रावित पित्त रस के द्वारा किया जाता है। तो आप मुझे बता दीजिए हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? फिर अग्नाशय है, वो एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके द्वारा एक हार्मोन स्रावित किया जाता है जिसका नाम है इंसुलिन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। और इस इंसुलिन हार्मोन की अनियमितता या कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह नामक बीमारी होती है, जिसके अंदर हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा है वो बढ़ जाती है। तो इंसुलिन का दूसरा काम क्या है? शरीर के अंदर, रक्त के अंदर ग्लूकोज का नियंत्रण करना। ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण भी कौन करता है? आपके इंसुलिन करता है। ठीक है, तो ये यकृत और इंसुलिन के बारे में बात हो गई। अग्नाशय के बारे में ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मानव उत्सर्जन तंत्र की मुख्य संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है? मानव उत्सर्जन तंत्र, तो मानव उत्सर्जन तंत्र कोशिका। तो कोशिका तो संपूर्ण शरीर की, सजीवों का जो भी सजीव है उसके शरीर की क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है? कोशिका है। वृक्क की बात करें तो ये कौन सी होती है? किडनी होती हैं। ये हमारे शरीर के अंदर छलनी होती है, छलनी उसकी तरह काम करती हैं। रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को अलग करने का काम करती हैं। हृदय है, ये क्या करता है? ये रक्त को पंप करता है। हमारे शरीर के अंदर रक्त को क्या करता है? ये पंप करने का काम करता है। वृषण है, वो क्या है? आपके ये जनन तंत्र से संबंधित हैं, जिसमें नर युग्मों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर मुख्य संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई की बात करें तो वो वृक्क यानी कि किडनी बिल्कुल आपका करेक्ट उत्तर होगा, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, शरीर में सामान्यतः रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं। कितनी रक्त वाहिनियां पाई जाती? रक्त वाहिनियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं सिराएं, और दूसरी कौन सी होती हैं? दूसरी होती हैं धमनी। सिराएं दो प्रकार की होती हैं, एक सामान्य सिरा, एक फुफ्फुसीय शिरा भी होती हैं। तो फुफ्फुसीय शिरा और फुफ्फुसीय धमनी की बात आगे करेंगे, लेकिन सामान्यतः देखा जाए तो सिराओं के अंदर अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त का मतलब CO2 युक्त रक्त होता है। CO2 समृद्ध रक्त इनके अंदर पाया जाता है। और धमनियों की बात करें तो इनमें कौन सा रक्त होता है? शुद्ध रक्त होता है। ये शुद्ध रक्त वाली होती हैं, यानी कि O2 युक्त या O2 वाला रक्त इनके अंदर होता है। धमनियां रक्त को लेकर जाती हैं। रक्त को, जो हार्ट है, हार्ट से बॉडी में लेकर जाती हैं। रक्त को हार्ट से बॉडी में लेकर के जाती है कौन? धमनियां। लेकिन सिराएं क्या करती हैं? ये बॉडी से वापस हार्ट में लेकर आती हैं सिराएं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये धमनियां हैं, इनकी दीवार क्या होती है? मोटी होती हैं, क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है। जबकि सिराओं की दीवार है वो पतली होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये कितनी हो गई? 2 होती हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4 यहाँ पर नहीं करना है। 4 कन्फ्यूजन यहाँ हो सकती है कि एक होती है फुफ्फुसीय शिरा और एक फुफ्फुसीय धमनी। तो यहाँ पर भी सिरा और धमनी के बारे में जो बताया है उसका जस्ट उल्टा होता है फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय शिरा में। तो यहाँ पर जहाँ धमनी लिखा है वो बातें किस में लागू होगी? फुफ्फुसीय शिरा में लागू होगी। और जहाँ यहाँ पर सिरा लिखा है वो बातें किस में लागू होगी? फुफ्फुसीय धमनी में लागू होगी। ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न, निम्न में से किस जंतु में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है? ऐसे कौन से जंतु है जिसके अंदर परिसंचरण तंत्र ही नहीं पाया जाता है? तो ऐसा एक तो है स्पंज और एक है आपके हाइड्रा। तो हाइड्रा के अंदर हाइड्रा से संबंधित कुछ जानकारी और ले लो। इसमें जनन से संबंधित एक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। इसके अंदर अलैंगिक जनन होता है। जनन कौन सा होता है? अलैंगिक। और वो कौन सी विधि से होता है? मुकुलन के द्वारा होता है। मुकुलन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा के अंदर होता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। स्पंज और हाइड्रा दोनों के अंदर परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। इनके अंदर क्या होता है?
कि ऑक्सीजन युक्त जल है वो प्रवेश करता है और वो CO2 को लेकर के वापस बाहर निकल जाता है। ऐसा ही पूरे शरीर के अंदर सीधा सिस्टम होता है, कोई तंत्र नहीं पाया जाता। अगला देखो, वृक्क की प्रमुख इकाई है। वृक्क की या जो अपनी किडनी है उसकी प्रमुख इकाई कौन सी है, ये आपको बताना है। नेफ्रॉन या वृक्काणु, तंत्रिका कोशिका, सिनेप्स, रेनवियर के नोड। तो देखो ये तीनों ही जो है, ये तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की अगर बात करें तो ये न्यूरॉन से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? न्यूरॉन से संबंधित शब्द हैं सारे के सारे। सिनेप्स क्या होता है? तो सिनेप्स का मतलब होता है दो न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य रिक्त स्थान, खाली जगह होती हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली जगह होती हैं वो रिक्त स्थान क्या कहलाते हैं? सिनेप्स कहलाते हैं। और तंत्रिका कोशिका के अंदर ही क्या पाया जाता है? रेनवियर के नोड पाए जाते हैं। इसी के साथ इस पर और क्या पाया जाता है? माइलिन परत पाई जाती हैं, द्रुमिका होती हैं और ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। नेफ्रॉन या वृक्काणु है, उसी को क्या कहते हैं? वृक्क की प्रमुख इकाई माना जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और तंत्रिका कोशिका है, इसके अंदर जो सूचना है वो सूचना किस रूप में? तो विद्युत आवेगों के रूप में ट्रांसफर होती है। आवेगों के रूप में ट्रांसफर होती है। एक तंत्रिका कोशिका से आगे जो सूचनाएं ट्रांसफर होती हैं विद्युत आवेगों के रूप में ट्रांसफर होती है, ध्यान रखना। अगला है हृदय स्पंदन को मापा जाता है। जो हार्ट बीट है आपकी वो किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? स्फेग्नोमैनोमीटर। ये किस काम आता है? ये रक्तचाप मापने के काम आता है, यानी कि जिसको ब्लड प्रेशर या बीपी कहते हैं। ये कितनी होनी चाहिए सामान्यतः? तो 80 से 120 होनी चाहिए। ठीक है, ये किसके द्वारा मापी जाती है? स्फेग्नोमैनोमीटर के द्वारा। ग्लूकोमीटर, ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा मापता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा मापने का काम करता है। थर्मामीटर, ये तापमान मापता है। और थर्मामीटर दो प्रकार के होते हैं। थर्मामीटर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है डॉक्टरी थर्मामीटर और एक होता है प्रयोगशाला। ठीक है, तो प्रयोगशाला डॉक्टरी थर्मामीटर तो वो सिर्फ मानव शरीर या जंतुओं के शरीर के संदर्भ में काम करता है, जबकि प्रयोगशाला है वो प्रयोगशाला थर्मामीटर है वो प्रयोगशाला के संदर्भ में काम करता है। ठीक है, तो उबलते हुए पूछ लिया जाए कि उबलते हुए पानी का तापमान आप किस थर्मामीटर से मापेंगे या किस थर्मामीटर से नहीं माप सकते? तो वो डॉक्टरी थर्मामीटर से आप नहीं माप सकते। उबलते हुए पानी है, कोई वस्तु है, उसका तापमान आप प्रयोगशाला तापमापी से ही माप सकते हो, क्योंकि डॉक्टरी जो थर्मामीटर है वो शरीर से संबंधित, जंतु शरीर से संबंधित ही काम करता है। स्टेथोस्कोप है, ये किस काम में आता है? तो ये काम आता है हृदय स्पंदन मापने में। हृदय स्पंदन की दर मापने में स्टेथोस्कोप काम आता है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। स्टेथोस्कोप के कुछ भाग होते हैं जिसको श्रोतिका, चेस्ट पीस वगैरह कहते हैं। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। मछली किसको उत्सर्जित करती है? अमोनिया का उत्सर्जन करती हैं। अमोनिया का उत्सर्जन करती हैं। मानव है वो यूरिया या यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करता है। पक्षी, छिपकली या सर्प है वो सेमी सॉलिड यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। सारे तीनों के तीनों बिल्कुल सही सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। निम्न में से रोगाणुओं को नष्ट करने वाली रक्त कोशिका है। रक्त के अंदर कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? आरबीसी और एक पाई जाती है डब्ल्यूबीसी। इसके अलावा क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। और इसके अलावा क्या पाया जाता है? प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु पाए जाते हैं। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? पट्टिकाणु। आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग कैसा होता है? लाल रंग होता है। और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। डब्ल्यूबीसी के अंदर लिम्फोसाइट सेल्स पाई जाती हैं जो कि आपके रोगाणुओं को नष्ट करती हैं। रोगाणुओं को नष्ट करने का काम करती हैं डब्ल्यूबीसी। फिर आता है प्लाज्मा।
ये तरल पदार्थ होता है। ये रक्त के अंदर जो तरल पदार्थ हैं वो किसके कारण होता है? प्लाज्मा के कारण होता है। पट्टिकाणु क्या करते हैं? ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं, रक्त का थक्का बनाने में सहायता करते हैं पट्टिकाणु। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका क्या हो जाएगा? आपका WBC बिल्कुल करेक्ट होगा, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। वह पेशी नलिका जिसके माध्यम से संग्रहित मूत्र शरीर से बाहर निकल जाता है कहलाती है। तो इसके अंदर हमने क्या बात की थी कि किडनी आती है उत्सर्जन तंत्र में। किडनी के बाद में कौन आता है? मूत्र वाहिनियां आती है, मूत्र वाहिनियां। फिर आती है मूत्राशय, फिर आता है आपके मूत्र मार्ग, और फिर आता है मूत्र रंध्र। तो ये इतनी सारी संरचनाएं होती हैं। तो यूरेथ्रा है, उसी को मूत्र मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग कहते हैं यूरेथ्रा को, ये मार्ग है। यूरेटर को कहते हैं मूत्रवाहिनी, यूरिनरी ब्लैडर को कहते हैं मूत्राशय, और किडनी आपको पता ही है वृक्क को कहते हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसके इंग्लिश नाम भी आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़े, अगला प्रश्न। दारू का पादपों में क्या कार्य है? तो सभी फटाफट से एक बार क्या है, थोड़ा सा क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट से सभी साथी, और दारू के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर दारू किसकी बात करिए? शराब की बात यहाँ पर नहीं हो रही। यहाँ पर दारू का मतलब क्या है? दारू का मतलब है जाइलम। क्या है? जाइलम। जाइलम है दारू का मतलब। और जाइलम किसका परिवहन करता है? जल का परिवहन करता है, प्लस खनिज लवणों का परिवहन करता है। किसका? जल का और खनिज लवणों का। तो जाइलम किसका? जाइलम जल और खनिज लवण। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भोजन का सेवन कौन करता है? फ्लोएम करता है। और फ्लोएम का हिंदी नाम की बात करें तो इसको पोषवाही कहते हैं। पोषवाही, ये ध्यान में रखना, पोषवाही है वो भोजन का सेवन करता है। तो इस प्रकार आपको हिंदी नाम भी ध्यान में रहने चाहिए, केवल जल या मंड का सेवन नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय के अंदर, मानव हृदय के अंदर 4 कक्ष होते हैं। कितने? 4 कक्ष होते हैं। 4 कक्ष के अंदर क्या क्या होते हैं? 2 ही आपके आलिंद होते हैं, ऊपर के 2 भाग आलिंद, और 2 ही आपके क्या होते हैं? निलय होते हैं। ठीक है, 2 आलिंद और 2 निलय, 4 भाग होते हैं टोटल। आगे बढ़ते हैं, रक्त क्या है? रक्त तरल द्रव पदार्थ है, तरल संवहन पदार्थ है, तरल संयोजी उत्तक है। तो बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्या होगा? तरल संयोजी उत्तक, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। पादपों के अंदर मृदुतक पाए जाते हैं, लेकिन जो परिवहन फ्लोएम और जाइलम है वो संवहन उत्तक है, ये ध्यान रखना। जो पादपों के अंदर फ्लोएम और जाइलम पाए जाते हैं, ये दोनों कौन से उत्तक हैं? तो ये आपके संवहन उत्तक हैं। मृदुतक नहीं करना है इनको। क्या कौन से उत्तक हैं? संवहन उत्तक हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। जड़ों द्वारा जल व खनिज लवणों के अवशोषण की दर बढ़ाने में सहायता करते हैं। अवशोषण की दर कौन बढ़ाते हैं? मृदा के मध्य उपस्थित अवकाश। ये जो अवकाश होते हैं ये क्या करते हैं? ये श्वसन क्रिया करते हैं। यहाँ पर इनके माध्यम से जड़ों में क्या होती है? श्वसन क्रिया होती है। मूल रोम, तना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर मूल रोम बिल्कुल करेक्ट होगा। मूल रोम है वो अवशोषण की दर बढ़ाते हैं, क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं अवशोषण के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्टेथोस्कोप का भाग नहीं है। स्टेथोस्कोप में 2 भाग होते हैं। एक जो चेस्ट के ऊपर लगाया जाता है उसको चेस्ट पीस कहते हैं, और जो कानों में लगाया जाता है उसको ईयर पीस कहते हैं, या उसी को श्रोतिका कहते हैं। तो कौन सा भाग है? वो नहीं है। आई पीस यहाँ पर भाग नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई पीस है वो स्टेथोस्कोप का भाग नहीं होता है। अगला प्रश्न देखो। मानव हृदय के किस भाग में शुद्ध रक्त पाया जाता है? मानव हृदय के किस भाग में शुद्ध रक्त पाया जाता है? तो देखो ये आपके मानव हृदय है, समझ लो। क्या है? मानव हृदय है। इसके अंदर ये अपने 4 भाग बना दिए। ये वाला जो भाग है ये कौन सा भाग है? आपका बायां भाग है। कौन सा? बायां भाग। और इधर वाला भाग है वो कौन सा भाग है? दायां भाग है। यहाँ पर होते हैं फेफड़े, और फेफड़ों से शुद्ध रक्त है वो इसके अंदर आता है, आलिंद के अंदर। और आलिंद से किस में आता है? नीले में। और नीले से पूरे
शरीर में यहाँ पर ये कोशिकाओं में चला जाता है और कोशिकाओं से वापस किस में आता है, दाएं भाग में आता है, दाएं आलिंद में, और फिर दाएं नीले से होता हुआ किस में चला जाता है, फेफड़ों में चला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो जो ये नीली जो लाइन है इनमें तो क्या है, पूरा अशुद्ध है। नीला भाग है वो तो कैसा है, अशुद्ध वाला भाग है, और जो ग्रीन भाग है वो आपका कैसा है, हरा भाग है। तो इस प्रकार से ये चलता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि बाईं तरफ तो कौन सा होता है, सारा का सारा शुद्ध रक्त होता है। फेफड़ों से आ रहा है तो ये भी क्या है, फुफ्फुस शिरा है, फुफ्फुस शिरा। और फुफ्फुस शिरा के अंदर भी कौन सा होता है, आपके शुद्ध रक्त होता है। फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त होता है, ये आपको ध्यान रखना। फुफ्फुस शिरा के अंदर कौन सा होता है, शुद्ध होता है बिल्कुल ही। उसके बाद में यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कौन सा रक्त होता है, यहाँ आलिंद में आ जाता है, आलिंद के बाद नीले में आता है, तो यहाँ पर ले जाती है धमनियाँ। यहाँ पर कौन लेके जाता है, धमनियाँ लेके जाती हैं। और धमनियों के अंदर भी कौन सा रक्त होता है, तो धमनियों के अंदर भी शुद्ध रक्त पाया जाता है। कौन सा रक्त पाया जाता है, धमनियों में शुद्ध रक्त पाया जाता है। उसके बाद ये पूरे शरीर में जाता है, तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, और ऑक्सीजन सप्लाई के बाद वापस से ये आता है, वापस से ऑक्सीजन सप्लाई होने के बाद वापस ये हृदय के अंदर आता है। तो ये जो ब्लू कलर का है ये लेकर आती है सिरा। कौन लेकर आती है, सिरा लेकर आती है। और ये कैसा होता है, अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त का मतलब इसके अंदर CO2 होती है, और शुद्ध का मतलब इसके अंदर क्या होती है, O2 होती है। तो ये फिर दाएं भाग में आ गया, पूरे ही दाएं भाग के अंदर। और यहाँ पर जो कार्य करती है वो करती है फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी जो NCERT की 7वीं क्लास की बुक है, उसके अंदर कई बुक्स के अंदर एक सेशन की बुक्स है, उसमें ये डायग्राम है वो उल्टा दे रखा है। सिरा की जगह धमनी और धमनी की जगह सिरा लिख रखा है। तो उसको आपको थोड़ा करेक्ट करके पढ़ना चाहिए, है ना। तो उसमें वो बाई मिस्टेक ऐसा है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, तो किस भाग में शुद्ध रक्त पाया जाता है, तो शुद्ध रक्त आपके बाएं भाग में पाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगले प्रश्न के अंदर है, विश्राम अवस्था में किसी स्वस्थ व्यक्ति की स्पंदन दर सामान्यतः कितनी होती है। यानी कि हृदय की स्पंदन दर है वो स्वस्थ व्यक्ति के अंदर कितनी पाई जाती है। तो स्वस्थ व्यक्ति की अगर बात करें तो उसमें पाई जाती है 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट। सामान्यतः 72 अपन मानते हैं प्रति मिनट, तो 72 से 80 के बीच में वो रह सकती है। ठीक है, इसके आसपास रहती है। अगला प्रश्न देखो, वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में कितनी मात्रा में मूत्र का उत्सर्जन करता है। तो 1 से 1.8 लीटर, 1 से 1.8 लीटर मूत्र का उत्सर्जन सामान्य व्यक्ति करता है 24 घंटे के अंदर। बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से मानव के लिए किस भाग में श्वेत ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। श्वेत ग्रंथियां मतलब जो पसीना वाली ग्रंथियां होती हैं वो किस भाग में नहीं पाई जाती, खोपड़ी में, हथेलियों में, जांघ में, होंठ पर या अनुत्रित। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि होंठों के अंदर है वो श्वेत ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। ये आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, तो ये आपको ध्यान में रखना, होंठों के अंदर श्वेत ग्रंथियां नहीं पाई जाती है, बाकी सब जगह पाई जाती है। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। मूल रोम, इसका काम क्या, जल का अवशोषण करना। फ्लोएम का काम है भोजन का परिवहन करना। सिरा का काम है ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का परिवहन। तो क्या सिराएं ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का परिवहन करती हैं, बिल्कुल गलत बात है। ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का परिवहन सिराएं नहीं करके कौन करती है, धमनियां करती हैं। कौन, धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त पाया जाता है। तो यहाँ पर सिराएं नहीं होकर के कौन होगा, धमनियां। RBC के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, सी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखो, रक्त में पाई जाने वाली वह कोशिका जिसमें श्वसन वर्णक पाया जाता है। तो श्वसन वर्णक किसको कहते हैं, हीमोग्लोबिन को ही कहते हैं। किसको कहते हैं, हीमोग्लोबिन को। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या जुड़ जाती है, ऑक्सीजन
तो इससे क्या बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के कारण इसको श्वसन वर्णक कहा जाता है, क्योंकि कोशिकाओं तक ऑक्सीजन यही पहुंचाता है। तो आपके लाल रुधिर कणिकाओं के अंदर या लाल रुधिर कोशिकाओं के अंदर ये पाया जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रति मिनट में उत्पन्न स्पंद हृदय स्पंद कहलाता है। इसके अंदर शिरा, कोशिका, धमनी, तो यहाँ पर धमनियों के अंदर उत्पन्न होने वाले स्पंदन को माना जाता है। यहाँ पर भी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे, कार्ल लैंडस्टीनर, कैमिलो गोल्जी, वॉटसन व क्रिक। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? रक्त समूह की खोज की थी। जो रक्त समूह होते हैं हमारे शरीर के अंदर, ए बी ओ, ए बी ओ को सामान्यतः ओ बोलते हैं लेकिन वो होता क्या है? जीरो होता है। आप मेरे को बताइए कि इसमें से सर्वदाता या सर्वग्राही रक्त समूह कौन से होते हैं? कैमिलो गोल्जी ने किसकी खोज की थी? गोल्जी काय या गोल्जी उपकरण की खोज की थी। वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का हेलिक्स मॉडल, द्विकुंडलित मॉडल दिया था। डीएनए का मॉडल किसने दिया था? हेलिक्स मॉडल या द्विकुंडलित मॉडल वॉटसन और क्रिक ने दिया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। विलियम हार्वे के द्वारा रक्त परिसंचरण की खोज की गई। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हृदय स्पंदन हेतु उत्तरदायी है। हृदय स्पंदन किसके आधार पर मापा जाता है, क्यों होता है? तो लयबद्ध विस्तार को मापा जाता है, या संकुचन को मापा जाता है, या संकुचन और विस्तार दोनों को मापा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो हृदय के लयबद्ध, संकुचन और विस्तार दोनों को यहाँ पर मापा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न, रक्त का थक्का बनने हेतु उत्तरदायी है। रक्त का थक्का किसके कारण बनता है? श्वेत रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर किसके कारण बनता है? प्लेटलेट्स के कारण रक्त में थक्का बनता है। अगला प्रश्न देखो, हृदय स्थित होता है। हृदय कहाँ स्थित होता है? उदर गुहा में, मेरु रज्जु में, वक्ष गुहा में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है, वक्ष गुहा के नीचे थोड़ा सा नीचे की तरफ स्थित होता है हृदय। ये व्यक्ति की सामान्यतः अपनी मुट्ठी की आकार का होता है। किसके आकार का? मुट्ठी के आकार का, गहरे गुलाबी रंग का होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, फेफड़ों से हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त लाने का काम कौन करता है? फेफड़ों से हृदय में, तो देखो सामान्यतः सिरा और धमनी की बात हम करते हैं, तो सिरा के अंदर कौन सा होता है? अशुद्ध होता है, अशुद्ध रक्त होता है, यानी कि CO2 युक्त होता है। और धमनी के अंदर कौन सा होता है? O2 वाला, यानी कि शुद्ध रक्त यहाँ पर होता है। तो फुफ्फुस शिरा है, तो इसमें कौन सा होगा? शुद्ध होगा। शुद्ध होगा मतलब क्या होगा? O2 युक्त होगा। O2 युक्त यानी कि ऑक्सीजन युक्त होगा। फुफ्फुसीय धमनी के अंदर CO2 युक्त होगा। और सिरा के अंदर कौन सा होगा? CO2 युक्त होगा। ये सिर्फ सिरा है। और सिर्फ धमनी के अंदर O2 युक्त होगा। ठीक है, तो ये तो धमनियां पूरे शरीर में लेकर जाती हैं, सिराएं शरीर से वापस लेकर आती हैं। फुफ्फुसीय धमनी है, ये हृदय से फेफड़ों में ले जाती हैं, और ये फेफड़ों से हृदय में लाती हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। ध्यान रखना, इसको कंफ्यूज नहीं होना। अगला प्रश्न देखो, हमारे शरीर में निकलने वाले स्वेद या पसीने में क्या होता है? स्वेद व पसीने का काम क्या है? हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित करना, हमें ठंडक का एहसास कराना। और ये निकालता क्या क्या? ऑक्सीजन, जल, जल लवण, प्रोटीन जल, इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर होता है जल और लवण। हमने देखा होगा कि पसीना होने के बाद में पसीना सूख जाता है, तो सूखने के बाद में वहां पर जो है सफेद सफेद से कुछ बारीक से कण पाए जाते हैं हमारे शरीर के ऊपर, वो लवण के कारण होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना, बी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को छानने की विधि क्या कहलाती है? ये आपको बताना है। तो ये कहलाती है अपोहन, डायलिसिस, या दोनों। तो ये दोनों ही से एक ही नाम है, डायलिसिस या अपोहन कहा जाता है। कृत्रिम रूप से वृक्क के द्वारा रक्त छानने की प्रक्रिया है, वो अपोहन या डायलिसिस कहलाती है। तो ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और आपके सुझाव हो, डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बिल्कुल उसको क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पर आपको लिंक दिख रहा होगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।